सामने सुश्रुत खड़ा था। हे, पंखी पूरा दरवाजा खोल बोली। हाय डियर, बोल सुश्रुत भी अंदर आया। आज यहाँ कैसे? पंखी ने पूछा। फ्री था तो सोचा मिलने आ जाऊं, पर नहीं पता था घर पर गेस्ट है। मैं बाद में आऊं? सुश्रुत ने पूछा। अरे नहीं यार, कम इन। ये है अथर्व सहगल, मेरे बिजनेस में इन्वेस्टर है, पंखी ने कहा। अथर्व पंखी को देखने लगा। अथर्व उसका हस्बैंड है, लेकिन पंखी ने उसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया? एटलीस्ट एक्स हस्बैंड बोल देती, अथर्व ये सुश्रुत है। और मेरे पड़ोसी, पंखी ने कहा। तुम्हारा इन्वेस्टर यहाँ क्या कर रहा है? सुश्रुत ने पूछा। एक्चुअली ये मेरे एक्स हस्बैंड भी है। हाथ में चोट लगी थी इसलिए इन्हें कुछ दिन यहाँ रहने को कहा, पंखी ने कहा। ओह, सुश्रुत बोला और उसके चेहरे का रंग उतर गया। अथर्व चेहरे पर स्माइल आ गई। दैट्स राइट, ये मेरी एक्स बीवी है, अथर्व ने मन में कहा। एक्स बीवी ही तो है, कहाँ करंट बीवी है? सुश्रुत ने इशारे में कहा। खबरदार, अथर्व गुस्से से देखने लगा। सुश्रुत उसे इग्नोर कर पंखी से बात करते करते किचन में गया। दोनों इतने धीरे से बात कर रहे थे कि अथर्व को सुनाई नहीं दी। वह भी किचन में जा कुछ ढूंढने लगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्टर ने रेस्ट लेने को कहा है, पंखी ने कहा। चोट हाथ पर लगी है, पैर पर नहीं। मैं अभी भी चल फिर सकता हूँ, बोल अथर्व अचार लिए टेबल पर जा बैठा। दूर से वह सुश्रुत को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, लेकिन सुश्रुत उसे इग्नोर करे पंखी के साथ हंसी मजाक में बिजी हो गया। दोनों टेबलर पर आकर बैठे, पंखी ने सबको खाना परोस खुद भी खाने लगी। सुश्रुत अपने कॉलेज और एजुकेशन के बारे में बोलने लगा। पंखी भी अपने बारे में बता रही थी। बात करते करते पंखी ने बताया कि वो बनारस यूनिवर्सिटी की टॉपर भी रह चुकी है। ये सुन सुश्रुत चौंका और पूछा, सच्ची? हाँ, पंखी बोली। अथर्व भी सरप्राइज्ड था कि वो अपनी बीवी के बारे में इतना सब नहीं जानता था। अथर्व ने कभी पंखी के बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की, उसे समझने की कोशिश नहीं की। इतना भी नहीं पता कि पंखी पढ़ाई में तेज है। तभी मैं कहूँ, तुम इतनी सक्सेसफुल कैसी हो? सुश्रुता वापस फ्लर्ट करने लगा। थैंक्स, पंखी स्माइल देते हुए बोली। फिर सुश्रुत टॉपिक चेंज कर मार्केट और शेयर्स के बारे में बात करने लगा। पंखी ने उसे अपने टिप्स दिए, अपनी सोच बताई। तू स्टॉक मार्केट के बारे में इतना सब कैसे जानती हो? अथर्व ने पूछा। पंखी अथर्व को देखते हुए बोली, मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हूँ, इसलिए। वैसे भी 2 साल बाद सोच रही हूँ मैं मेरी कंपनी आईपीओ में लॉन्च करूँ, पंखी ने कहा। दैट्स नाइस, सुश्रुत बोला। नॉट अ गुड आइडिया, क्यों? अपना खाना खत्म कर पंखी ने पूछा। फिर तीनों का प्लेट लिए सिंक में जाकर रखा। 2 साल बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, अभी कुछ नहीं कह सकते, अथर्व ने कहा। हम डिसाइड करेंगे? पंखी ने पूछा। आई मीन हम, यानी तुम और तुम्हारे इन्वेस्टर्स, अथर्व बोला। देखते हैं, पंखी ने कहा। किचन में प्लेट्स धोकर किचन साफ किया, तब तक सुश्रुत उसके साथ ही किचन में काउंटर पर बैठ बातें कर रहा था। ये सब देख अथर्व को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन बेचारा कुछ कह भी नहीं सकता। सब कुछ हो जाने के बाद पंखी ने किचन का लाइट ऑफ किया और सुश्रुत के साथ बाहर आई। सुश्रुत गुड नाइट बोल उसके गाल पर किस कर चला गया। अपनी बीवी को कोई और किस करे, किसको मंजूर है? भले ही गालों पर सही, पर किसी और का चुना अच्छा नहीं लगता। सुश्रुत जब गया, पंखी ने देखा अथर्व गुस्से में एक हाथ में मुट्ठी बंद कर खड़ा था। पंखी उसे इग्नोर कर कमरे में जाने लगी तो अथर्व ने पूछा, तुमने उसे किस करने अलाउ क्यों किया? पंखी पलटकर बोली, ठीक वैसे जैसे उस दिन सामंथा आपके गोद में बैठ आपको किस कर रही थी,
और आप दोस्तों के साथ बैठ मजे कर रहे थे। और वो वहां से चली गई। अथर्व को वो पार्टी वाली बात याद आ गई। उसे अच्छे से याद है कैसे वो पंखी को जलने सामंथा को पार्टी में इनवाइट किया और उसे गोद में बिठा दोस्तों के साथ चिल कर रहा था। जब पंखी ने देखा उसने सामंथा और सबको घर से भगा दिया। अथर्व को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दिन ऐसे ही गुजरते गए। अथर्व का हाथ ठीक होने लगा। जिस दिन पट्टी खुल गई डॉक्टर ने अथर्व से कहा वो हाथ हिला सकता है लेकिन वजन वाले सामान अभी भी नहीं उठा सकता। अथर्व ने डॉक्टर की सारी बात समझी और दवा लेकर पंखी के घर आया। अपना बैग पैक करने लगा क्योंकि अब कोई वजह नहीं थी उसे यहाँ रहने की। शायद पंखी को भी अच्छा नहीं लगेगा उसका यहाँ रहना। अगर पंखी को माफ करना ही था तो अब तक माफ कर देती। लेकिन जब से पंखी ने उस पार्टी के बारे में याद दिलाया है, पंखी ने उससे बिल्कुल बात नहीं की। वक्त पर खाना और दवा देती रही और अथर्व की हेल्प करती रही। अथर्व अपना बैग लिए घर से जा ही रहा था कि पंखी ने पूछा, आप जा रहे हैं? अथर्व उसे देख बोला, हाँ। एक मिनट रुकिए, बोल पंखी कमरे में गई और एक बॉक्स ले आई। अथर्व को पकड़ाते हुए बोली, आपका सामान रह गया था मेरे पास। अथर्व ने बॉक्स खोलकर देखा तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया। डिब्बे के अंदर पंखी को पहनाया हुआ मंगलसूत्र, सिंदूर और रिंग था। सबसे नीचे 20 लाख का चेक। वो सारी चीजें जी अथर्व ने उसे पहनाई थी शादी करते वक्त। अथर्व की आंखें भर आई। वो अंदर से इतना टूट गया कि कुछ बोल नहीं पाया। उसके गले में दर्द होने लगा था। धीरे से नजरें उठा उसने पंखी की ओर देखा। बड़ी हिम्मत कर बोला, प्लीज डोंट डू दिस। डिडंट अथर्व। ये आपने किया है। आप ही को डाइवोर्स चाहिए था ना? मैंने दे दिया। अब इन चीजों को रख मैं क्या करूं? पंखी की आंखें भर आई। अपना बैग साइड पर रख बॉक्स टेबल पर रखा। फिर अथर्व पंखी के पास जा पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है मुझे चाहिए था? आपके बर्ताव से यही लग रहा था। पंखी ने कहा, मैं गलत था पंखी। क्या मुझे एक मौका और नहीं मिल सकता? अथर्व उसके चेहरे को पकड़ बोला, सीरियसली? आपने मुझे एक भी मौका नहीं दिया मेरी सफाई देने का, फिर मैं आपको क्यों दूं? जोर से गुस्से में पंखी ने पूछा। सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हें ठीक से नहीं समझा। तुम्हें हर्ट किया। एक बार भी सच जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैं अब समझ गया हूं। मुझे तुम्हारी फ्रेंड स्नेहा मिली थी। उसने पूरी बात बता दी। अथर्व ने कहा, स्नेहा मिली थी? आंखें बड़ी कर पंखी ने पूछा। हाँ, अथर्व बोला। कहाँ? पंखी ने पूछा। दिल्ली में, अथर्व बोला। एटलीस्ट वो अपने हस्बैंड के साथ खुश तो है। पंखी स्माइल कर बोली, अमर के साथ है वो। और तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि अमर और स्नेहा साथ में है, तुम और अमर नहीं। अथर्व ने कहा, आपने जिस तरह मुझे हर्ट किया उसके बाद क्या रह गया था बोलने के लिए? खैर, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आप जैसे अमीर लोगों के लिए शादी और रिश्ता मजाक है। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। पंखी बोली, स्टॉप इट। अथर्व ने जोर से कहा। पंखी को पकड़ अपनी ओर खींच। अथर्व ने कहा, स्टॉप इट प्लीज पंखी। गिव मी वन चांस। तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। प्रॉमिस, तुम्हें जज नहीं करूंगा। फिर पंखी के सर से अपना सर लगा। अथर्व बोला, तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। इतना कि मेरे जाने के बाद भी तुम्हें उसकी कमी नहीं होगी। उसकी बात सुन पंखी को गुस्सा आ गया। धीरे से अथर्व को थप्पड़ मारते हुए पंखी लड़खड़ाए आवाज में बोली, ऐसे नहीं कहते। पंखी के आंसू पीते हुए अथर्व के कहा, प्लीज गिव मी वन चांस स्वीट हार्ट, जस्ट वन। अब तो पंखी और जोर से रोने लगी। हे, अथर्व ने कहा और उसे अपने सीने से लगा लिया। पंखी उसका शर्ट गिला करते हुए बोली,
मैंने भी आपको बहुत मिस किया। लेकिन डाइवोर्स के दिन आप मुझे मिलने तक नहीं आए। मुझे लगा आप मुझसे नफरत करते हैं। अपने आंसू पोंछते हुए अथर्व ने कहा, आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, वेरी सॉरी। मैं इतना सेल्फिश बन गया था कि मुझे सच क्या है नजर नहीं आया। स्नेहा से मिलने के बाद पूरी बात समझ आई। प्रॉमिस दोबारा तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अथर्व पंखी के सर पर हाथ रख उसे शांत करने लगा। पंखी अथर्व से दूर होकर बोली, प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस? अथर्व ने कहा और पंखी ने माथे पर किस कर दिया। पंखी आंखें बंद कर बोली, लेकिन हम तो हस्बैंड वाइफ भी नहीं हैं। अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, अबाउट दैट वो क्या है न के वो पेपर्स के। मैंने आंखें बड़ी कर पंखी ने पूछा, क्या किया आपने पेपर्स का? मैंने वो कभी कोर्ट में फाइल ही नहीं किया। अथर्व मुस्कुराते हुए बोली, नो वंडर, नो वंडर मुझे कोर्ट से कभी लेटर नहीं आया। लेकिन मुझे इतने दिन बताया क्यों नहीं? पंखी ने पूछा। फिर अपने मुंह पर हाथ रख बोली, हाय राम, आपके सामने बेशर्मों के तरह सुश्रुत के साथ फ्लर्ट करती रही। सुश्रुत की याद मत दिलाओ, मुझे गुस्सा आता है उसका नाम सुनकर। अथर्व ने कहा। कान पकड़ पंखी ने कहा, सॉरी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है पंखी, प्लीज सॉरी मत कहो। जस्ट गिव मी वन मोर चांस, अथर्व ने कहा। पंखी ओके बोल अथर्व के सीने से लगी रही। ना जाने दोनों कितनी देर ऐसे ही खड़े थे। जब अलग हुए अथर्व ने प्रॉमिस किया, आज से तुम्हें कभी रोने का मौका नहीं दूंगा। प्रॉमिस? पंखी मुस्कुरा कर बोली, और आप मुझ पर शक करना बंद करो। प्रॉमिस कभी शक नहीं करूंगा, अथर्व ने कहा और पंखी के गुलाबी होठों पर अपने होंठ रख दिए। पंखी भी इस पल के लिए कई दिनों से तरस रही थी। आज जब मौका मिला अथर्व को अपना बनाने लगी। अथर्व का हाथ पकड़ अपने कमरे में ले आई। पंखी का कमरा अथर्व ने पहली बार देखा था। ग्रीन कलर के इंटीरियर्स और बाथरूम में बाथ टब देख अथर्व पंखी भी इस पल के लिए कई दिनों से तरस रही थी। आज जब मौका मिला अथर्व को अपना बनाने लगी। अथर्व का हाथ पंखी के बीच जो भी गलतफहमियां थी यो धीरे धीरे खत्म होने लगी। दोनों एक दूसरे से ज्यादा बातें करते, एक दूसरे को और अच्छे से समझते। आज दोनों अथर्व के पेरेंट्स के घर गए उन्हें ये खुशखबरी देने। घर का दरवाजा हीर ने खोला और दोनों को साथ देख अपने सीने पर हाथ रख बोली, तुम दोनों साथ में? यस मॉम, यही बताने आए हैं। अथर्व स्माइल करते हुए बोला, अंदर आओ तुम दोनों। हीर ने उन्हें अंदर बुलाया। अक्षित सीढ़ियों से आते हुए पूछा, कौन है हीर? फिर सामने अथर्व और पंखी को साथ देख स्माइल करने लगा। फाइनली तुम दोनों साथ में आए हो, अक्षित ने कहा। यस डैड, और हमेशा ऐसे ही होंगे, अथर्व स्माइल कर पंखी को देखते हुए बोला। दोनों ने हीर और अक्षित का आशीर्वाद लिया और उनके साथ बात करने बैठ गए। दोनों को पूरी कहानी बता दी। तो तुम पहले दिन से पंखी को चाहते थे? हीर ने पूछा। यस, अथर्व बोला, लेकिन गलतफहमी के वजह से दूर हो गए। हीर ने कहा। यस, पंखी बोली, और अब गलतफहमी दूर कर हमेशा के लिए साथ हो। हीर ने कहा। हाँ माँ, पंखी बोली, और ये कोई नया कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है ना? हीर ने पूछा। अथर्व अपनी वाइफ को साइड हग करते हुए बोला, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा अलग है। पंखी को सिर्फ इस जन्म में नहीं हर जन्म में मेरे साथ रहना है। ओह थैंक गॉड, हीर अपने सीने पर हाथ रख बोली और भगवान को थैंक यू बोलने लगी। अब तुम पुणे के ऑफिस का क्या करोगे? अक्षित ने पूछा। एकदम से उसे बंद नहीं कर सकता, इसलिए धीरे धीरे कर ऑपरेशंस बैंगलोर शिफ्ट करूंगा। एम्प्लॉइज को भी यहां आने की ऑप्शन दूंगा। वक्त लगेगा लेकिन बेंगलुरु शिफ्ट होना पक्का है, अथर्व ने कहा।
दैट्स नाइस। कब पुणे जा रहे हो? हीर ने पूछा। 2 दिन बाद। वहां एक हफ्ता रुककर वापस आऊंगा, अथर्व ने कहा। अपनी बीवी को यही छोड़कर जाओगे? हीर ने पूछा। अथर्व पंखी को देख बोला, नहीं। ये मेरे साथ कुछ दिन पुणे आएगी। पंखी भी मुस्कुरा कर हाँ में गर्दन हिलाई। चलो अच्छी बात है। अब कुछ खा लो, डिनर रेडी है, उठते हुए हीर ने कहा। पंखी भी उसके साथ किचन में गई। दोनों खाना लिए बाहर आए और चारों साथ में बैठ खाने लगे। पंखी को इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। माँ पापा और अथर्व जैसा अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड। पर अथर्व की जिद थी कि उन्हें दोबारा शादी करनी चाहिए, और इस बार सबके सामने, मीडिया और प्रेस के सामने। पंखी ने कई बार मना किया लेकिन अथर्व ने उसकी एक नहीं सुनी। उसका कहना था, सबको पता चलना चाहिए तुम किसकी बीवी हो और मैं किसका हस्बैंड हूँ। शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का था। शॉपिंग और डेकोरेशन में सारा वक्त निकल गया। जहां सारे रिश्तेदार और उनकी कजिन्स अपने टिम्स बनाने में बिजी थे, अथर्व और पंखी प्यार करने में। रात को सबके सो जाने के बाद अथर्व पंखी को कॉल कर छत पर बुलाता और पंखी के साथ आसमां के नीचे वक्त गुजरता। छत पर जो सोफे लगे हैं उस पर पंखी को बिता उसके गोद में सर रख घंटों बातें करता रहता। पंखी उसके बालों में उंगलियां घुमाते उसकी बात सुनती। सुबह के 5 बजते ही दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते, क्योंकि हीर और सुष्मिता सुबह के 5 बजे ही उठकर अपना काम शुरू कर देती। पंखी करीब 6 बजे किचन में आकर उनकी मदद करने लगती। सब साथ मिलकर सुबह ही सारा खाना बनाकर रख देते ताकि बाकी के दिन एंजॉय कर सकें। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब अथर्व और पंखी की फिर से शादी होने वाली थी। शादी हीर और अक्षित के फार्म हाउस में रखी गई थी। अथर्व के नाना बानी, दादा दादी और बाकी सबके फ्रेंड्स को बुलाया था। शादी 3 दिन तक चली। पहले दिन हल्दी और दूसरे दिन मेहंदी और बाकी रस्में। तीसरे दिन शादी। पंखी ने पहले भी शादी का जोड़ा पहना था लेकिन आज सजने संवारने में उसे और मजा आ रहा था। आज वो पूरे दिल से अथर्व की होने वाली थी और अथर्व उसका। पंडित जी ने दोनों को मंडप में बुलाया और दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। अथर्व क्रीम कलर के शेरवानी में बहुत हैंडसम दिख रहा था और पंखी नारंगी कलर के जोड़े में प्रिंसेसेस जैसे दिख रही थी। अथर्व उसके पास जा बोला, बहुत खूबसूरत दिख रही हो। थैंक यू हैंडसम, पंखी ने शर्माते हुए कहा। पंडित जी मंत्र बोलने लगे और सिंदूर की डिब्बी अथर्व के हाथ में दी। अथर्व पंखी की मांग भरते हुए बोला, आई लव यू। शर्म से पंखी के गाल लाल हो गए। फिर जब भनागल सूत्र पहना रहा था उसने पंखी के गाल पर किस किया। वहां खड़े सभी हूटिंग करने लगे। पंखी भी मुस्कुरा कर अथर्व से बोली, आई लव यू। शादी के बाद रस्में हुई और 4 दिन के बाद हीर और अक्षित ने दोनों को फिर से हनीमून पर भेज दिया। इस बार अथर्व और पंखी ने दिल से एंजॉय किया। दोनों दिल से जुड़ गए थे और अब हर तरीके से एक दूसरे के हो गए। ये थी अथर्व और पंखी की कहानी।